जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक विपदाएं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के चक्रवात आते हैं, बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, भूकंप क्या होता है ना, सुनामी कैसे आ जाती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, है ना। सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे इससे पहले जो है मैंने 17 चैप्टर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जिसके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, पेंटिंग है और होम साइंस है, वो सारे बच्चे जाकर इजीली सारे प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारा आप लोग जाकर वहां पे चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला। बहुत इजी चैप्टर, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संकट और विपदा में अंतर क्या होता है। तो संकट और विपदा क्या होता है, तो संकट क्या है पहले संकट जान लेते हैं, फिर उसके बाद विपदा जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए संकट किसे कहा जाता है, संकट एक प्रकार का, देखिए भावी जो होता है, भावी यानी फ्यूचर को देखते हुए, मतलब क्या है कि आने वाला संकट क्या होगा कि जिससे आपको परेशानी खड़ी हो सकती है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। जैसे संकट एक खतरनाक दशा या घटना होती है, संकट एक भावी विपदा है। संकट क्या होती है, एक भावी विपदा यानी कि आने वाली, भावी मतलब आने वाला, तो संकट एक भावी विपदा है यानी कि आने वाला जो है खतरा होता है। जब तक संपत्ति एवं जीवन का विनाश नहीं होता तब तक भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जमीन खिसक जाती है जब, भूस्खलन, सूखा आदि संकट है। यानी कि जब तक कोई संपत्ति या जीवन नष्ट नहीं होता तो तब तक वो क्या बना हुआ है, इन सारी चीजों का संकट बना हुआ है। अभी वो हुआ नहीं है, संकट बस बना हुआ है कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो इसे कहते हैं हम लोग संकट, ठीक है। उसके बाद विपदा क्या होती है, देखिए विपदा जो है, विपदा समाज की जो है सामान्य दिनचर्या में बाधा डाल देती है। जैसे प्राकृतिक विपदा आ गई, कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, या बोल सकते हैं सूखा पड़ गया, ये सब क्या होता है, ये सब विपदाएं होती हैं। तो विपदा समाज की सामान्य दिनचर्या में बाधा डाल देती है, इससे बड़ी मात्रा में संपत्ति एवं जीवन का विनाश होता है। वो सिर्फ संकट है, इसमें सच में विनाश हो जाता है, रोजगार के अवसर तक खत्म हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये चीज जान लिया। उसके बाद उसमें कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, इसमें क्या है, अनेक लोग प्रभावित होते हैं, उसमें कम संख्या में, क्योंकि संकट है, संकट से बहुत सारे लोग, मतलब कम ही लोग प्रभावित होंगे। लेकिन विपदा जब आ जाएगी, जब वो आ गई रियलिटी में, तो उससे बहुत ज्यादा लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें चोट लग सकती है या संपत्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, हुआ नहीं है, पर इसमें क्या है कि इसमें बड़े स्तर पर धन जन की हानि पहुंचती है। इसमें हो गया, लेकिन उसमें संकट सिर्फ बना हुआ है। आ रही है समझ में, ये चीज है, दोनों एक ही चीज, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर, बस बेसिक ही है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, सूखा आदि को प्राकृतिक संकट ही कहा जाता है। तो इन सबको प्राकृतिक संकट कहा जाता है। आ जाए तो विपदा है, और ना आए बस उसका डर बना हुआ है, तो वो क्या है, संकट है। इसमें क्या है कि समाज इस हद तक प्रभावी होता है कि इससे बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। यानी कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई भी तो होनी चाहिए ना, तो ये चीज हमें याद रखनी है। आगे बात समझ में, चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ की उत्पत्ति के कारणों और उससे जो है होने वाली हानियों की व्याख्या कीजिए। देखिए बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। देखिए क्या बोला जाता है, तो बाढ़ ऐसे भूमि क्षेत्र में वर्षा, क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, उधर ध्यान देना। देखिए बोला जा रहा है बाढ़ ऐसे भूमि क्षेत्र में वर्षा या कहीं अन्य जल स्रोत के जल का भर जाना जिसमें सामान्य पानी नहीं भरता, जहां पानी नहीं है लेकिन वहां पे भी पानी भर जाना बाढ़ कहलाता है। दूसरे शब्दों में नदी के तटों को तोड़कर या उनके ऊपर से होकर जल का चारों ओर फैल जाना ही बाढ़ कहलाता है। चारों ओर पानी ही पानी आ गया तो वो क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है, ठीक है। देखिए बाढ़ कई तरह से आती है, बाढ़ के कारण उससे होने वाली क्षति और उसके रोकथाम का वर्णन निम्न है। यानी कि बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ आने के निम्न कारण होते हैं। जैसे कि बाढ़ आने के क्या कारण होंगे, आप लोग ध्यान देखिएगा। पहला दे रखा है इसमें, थोड़ा इसको छोटा किया जाए,
देखिए बाढ़ के कारण क्या होता है, पहले भारी वर्षा, बाढ़ आती है तो उससे क्या होता है, मतलब बाढ़ कैसे आ सकती है, तो भारी वर्षा के कारण, पहला दे रखा नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा के कारण अतिरिक्त जल तेज प्रवाह के साथ बहता है जिससे बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ पता चल गया कैसे आती है, पहला भारी वर्षा की वजह से, दूसरा नदियों में अवसादों का जमा होना, यानी नदियों की धारा क्षेत्र में अवसादों के जमा होने से छिछली हो जाती हैं और ऐसी नदियों की जल प्रवाह की क्षमता घट जाती है और भारी वर्षा का पानी किनारों के ऊपर से बहने लगता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ये तो पानी जो है ना दूसरी तरफ चला जाएगा, किनारों भरना लगेगा। वनों का विनाश, आज हम पेड़ों को इतना ज़्यादा काट रहे हैं, वनस्पति वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि में रिसने को बाध्य करती है। अगर पेड़ वगैरह रहेंगे तो पानी जमीन में जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी तो बहता रहेगा ना। तो वनस्पति के विनाश से भूमि जो है बेकार हो जाती है, नंगी हो जाती है, तथा इससे क्या होता है, वर्षा का पानी बेरोक टोक तेज गति से जो है यहाँ पे नदियों में जो है भरने शुरू हो जाता है, नदियों में पहुंचकर बाढ़ का कारण बन जाता है। उसके बाद आता है चक्रवात। चक्रवात भी जो है बाढ़ लाने का एक कारण होता है। चक्रवातों के कारण उठी ऊंची लहरें समुद्री जल को तटवर्ती क्षेत्रों में फैला देती है और अक्टूबर 1999 में चक्रवात के कारण आई बाढ़ ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। 1999 में उड़ीसा में बहुत बड़ी तबाही आई थी, तो उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, चक्रवात बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे कि अपवाह तंत्र से छेड़छाड़। अगर हम अपवाह तंत्र से छेड़छाड़ मतलब बिना सोचे समझे सड़कों, देखिए अगर हम बिना सोचे समझे सड़क का निर्माण करवाना शुरू कर दें, नहरें खुदवा दें, रेल मार्ग खुदवा दें, इससे क्या होगा, प्राकृतिक अपवाह तंत्र अवरुद्ध होता है और बाढ़ का कारण यही जो है बन जाती है। यानी कि हम नदी नाले खुदवाने लग जाएं बेरोक टोक, बिना सोचे समझे अगर ऐसा काम करेंगे, इसीलिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है ना, हर चीज़ सोच समझ के करते हैं वो लोग। फिर आता है उसके बाद जो है नदियों का मार्ग परिवर्तन। अगर नदियाँ अपना मार्ग बदल लें तो भी बाढ़ आने का जो है समस्या रहता है। बोला जा रहा है नदियों में आई बाढ़ की मार मनुष्य और पशुओं दोनों को झेलनी पड़ती है। बाढ़ से होकर लोग बेघर हो जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, फसलें पानी में डूब जाती हैं, बेजुबान पालतू पशु और वन्य जीव मर जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरों की नावें, जाल आदि नष्ट हो जाते हैं। इससे सबका जीवन प्रभावित होता है ना, तो इससे क्या होता है, सब लोग बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इसी में नदियों, ये चीज़ हमने जान लिया। उसके बाद सुनामी है। सुनामी से क्या होता है, सुनामी तो बड़ा भयंकर होता है भाई, सुनामी से तो और लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो सुनामी क्या है, भूकंपीय ऊंची समुद्री लहर तटवर्ती क्षेत्रों को दूर दूर तक जलमग्न कर देती है। बाढ़ से हानि जो है क्या होती है, देखिए बाढ़ से हानि क्या है, तो सिंपल सी बात है, सबका जीवन जो है नष्ट हो जाता है। और इसमें देखो बोला बाढ़ की मार मनुष्य और पशुओं दोनों को झेलनी पड़ती है। बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, उद्योग धंधे, वही वाला सेम आ गया, मछुआरों की जीवन भी नष्ट हो जाता है और मलेरिया दस्त जैसी बीमारियां इस टाइम पे फैलना शुरू हो जाती हैं और पेय जल प्रदूषित हो जाता है, पीने का पानी नहीं रह जाता, खाद्यान्न नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसमें आप बना के भी इसको इजीली लिख सकते हैं। आगे बस में चलिए अब जरा उसी में देख लेते हैं थोड़ा सा और कि इसमें दे रखा है 1953 में बाढ़ से 2.43 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। सन 1987 तक आते आते बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4.83 करोड़ हो गई है। यानी कि देखिए जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसी की वजह से ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे बात समझ में, एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 210 करोड़ रुपए जो है मूल्य, बोले प्रति वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, प्रति वर्ष हर साल इतना करोड़ रुपए जो है संपत्ति नष्ट हो जा रही है। 6 करोड़ लोगों पर बाढ़ का असर पड़ता है तथा 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें बर्बाद हो जाएंगी लोग खाएंगे क्या, तो इसी वजह से जो है बड़ी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। बाढ़ जो है, बाढ़ की समस्याएं इन जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। कुछ गुजरात के हो गए, कुछ मध्य प्रदेश के हो गए, है ना, इधर से आपका जो है महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया, इधर चेन्नई का हिस्सा हो गया, इधर है ना, ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। अभी इनके बारे में एक क्वेश्चन और आएगा, ऐसे बता दूंगा मैं। इधर से आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, नीचे असम का हो गया, है ना, और ये कुछ दे रखा है। देखिए यहाँ तो इसमें तो नहीं बता रखा, जैसे जहाँ ऐसे निशान है ना, वहाँ पे बाढ़ का जो है
हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उड़ीसा वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ यहाँ हमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा आती है इन जगहों पे बाढ़। ठीक है, ऊपर कश्मीर में भी कुछ दे रखा है ना, बाढ़ आने का वो। ठीक है, ये सारा जो है नीचे चेन्नई हो गया, इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। आगे का समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है देखिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन किसे कहते हैं। देखिए भूस्खलन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भूस्खलन में क्या बताना है, देखिए भूस्खलन क्या होता है, जब जमीन खिसक जाती है, देखा होगा पहाड़ वहाड़ जब पूरा एक बार गिर जाता है नीचे, सड़कें उड़के सब तोड़ के नीचे आ जाता है ना, उसे बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं, मनुष्य के किन जो है मनुष्य जो है, हाँ दे रखा, देखिए भूस्खलन किसे कहते हैं, मनुष्य के किन क्रियाकलापों के कारण भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ गई है। देखिए भूस्खलन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए पहाड़ काट काट के आप क्या कर रहे हो, सड़कें बना दे रहे हो, है ना, दूसरी चीज़ें बना दे रहे हो, पुल बना दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी ढह जाती है। तो भूस्खलन क्या हो रहा है, पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाओं, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसककर नीचे आ जाना, यानी सारा मलबा वलबा खिसककर नीचे आ जाता है। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा भूस्खलन, है ना, जब वीडियो में भी देखे होंगे कई ज़्यादा भूस्खलन है ये सब। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जमीन खिसक रही है, उससे भूस्खलन होगा, चट्टाने नीचे आ रही हैं, खिसक रही, पत्थर मट्टी वट्टी सब आ जाता है। इससे पर्वतों के जनजीवन पर बुरे प्रभाव दिखाई पड़ने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के निम्नलिखित क्रियाकलापों के कारण भूस्खलन जो है, भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ गई है, यानी कि मनुष्य के निम्नलिखित क्रियाकलापों की वजह से। तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए मनुष्य के अलग अलग क्रियाकलापों की वजह से, जैसे पहला आ रहा है वन नाशन, यानी कि जब आप जंगलों को खत्म कर रहे हैं, वनों का विनाश भूस्खलन का मुख्य कारण है। वृक्ष, झाड़ियां, घास पात, ये सब क्या है, मिट्टी को रोक के रखती हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब पेड़ वेड़ काट दोगे तो मिट्टी खिसकेगी, तो वही चीज है, तो वो आपको लिख देना है इसमें, है ना। ऐसे ढालों पर वर्षा का जल निर्बद्ध गति से बहता है और इसे सोखने के लिए वनस्पति का आवरण नहीं होता। जब पेड़ रहेंगे तो पानी रोक लेगा, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी बहता रहेगा, वो जमीन को भी खिसका के ले जाएगा। उसके बाद आता है सड़क निर्माण। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सड़क निर्माण कर रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के, देखा होगा ऊपर से खिसक जाता है। तो विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा है। सड़क बनाते समय ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है। इस तरह चट्टानों की बनावट एवं उनके ढाल में बदलाव आता है, फलतः भूस्खलन तीव्र गति से हो जाता है। उसके बाद आ रहा है झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है, ये नहीं कि आप झूम बराबर झूम नाच रहे हो। झूम कृषि मतलब क्या होता है, देखिए झूम कृषि मतलब आज एक जगह खेती करी, फिर दूसरी जगह, ऐसे करते करते क्या कर रहे हो आप, जो जगह है उनको आप खेती नुमा जमीन बना रहे हो। चट्टानों को, पेड़ों को काट रहे हो, उसको काट रहे हो आप, क्या नाम है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जमीन बंजर हो जाएगी, इससे तो बेकार हो जाएगा। फिर उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के कारण, भारत का ऊपरी इलाके की बात हो रही है, झूम खेती के कारण भूस्खलनों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि जब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पे भूस्खलन जो है, हाँ पूर्वी उत्तर भारत में झूम खेती के कारण भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है। झूम खेती क्या होती है, लोग हर जगह आज क्या कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। आज यहाँ खेती बाड़ी करी, कल कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भवन निर्माण। भवन निर्माण की वजह से आज देखिए हर तरफ लोग भवन का निर्माण कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो भवन बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यटन के लिए आवास की व्यवस्था हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक मकान, होटल बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण उन पहाड़ों को काटा जा रहा है ना। तो उन जगहों पे जब घर मकान बना रहे हैं तो वो क्या होगा, नीचे से जब काट दोगे उसको तो ऊपर वाला हिस्सा तो नीचे आएगा ही ना, ये खिसकना शुरू हो जाता है। तो इससे भी भूस्खलनों में वृद्धि होती है। आगे बस समझ में, ये चीज़ याद रखना। देखिए भूस्खलन के लिए कुछ कुछ क्षेत्र बता रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको क्या क्या बता रखा है, ये चीज़ हमें याद रखना। देखिए इसमें इजीली आपको बता देना है कहाँ कहाँ भूस्खलन के क्षेत्र आ रहे हैं। देखिए पूछेगा भूस्खलन के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो ऊपर को आपको बता देना है, इधर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, इन जगहों पर भूकंप का खतरा, अरुणाचल प्रदेश में हो गया भूकंप का खतरा, इस हिस्से में होगा, यानी पूर्वोत्तर राज्य में बहुत ज़्यादा है। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में मेघालय वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आपको भूस्खलन देखने को मिल जाएगा, उन जगहों पे भूस्खलन है ना। और नीचे आ जाते हैं, देखते हैं, तो इतना आपको याद रख लेना, इन जगहों पे भूस्खलन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये हो गया कुछ जो है, इधर कर्नाटका का हिस्सा हो गया कुछ, ठीक है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, इधर हो गया आपका, ठीक है,
गोवा के निकट, कर्नाटका में ही काफ़ी ज़्यादा। गोवा आपका इस हिस्से में पड़ेगा, ये छोटा सा हिस्सा गोवा है, इधर कर्नाटका वगैरह सॉरी जो है, हाँ इन्हीं पे कर्नाटका में ही आपको देखने को क्या मिलेगा, भूस्खलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए सूखा क्या है। अब आ जाएगा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, सूखा क्या है, सूखे से क्या समझते हैं हम। तो देखिए सूखा पड़ जाता है, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि सूखा पड़ गया, भाई भागो भागो सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई, जहाँ बारिश होनी चाहिए थी नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है। सूखा क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम है, यानी सूखा पड़ने की वजह से क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं। तो देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, मौसम विज्ञानियों के बोला जा रहा है, मौसम विज्ञानियों के शब्दों में काफ़ी लंबे समय तक क्या बोला जा रहा है, काफ़ी लंबे समय तक विस्तृत प्रदेश में वर्षण की कमी ही सूखा है। यानी जिन जगहों पर मान लीजिए जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई तो वहाँ सूखा पड़ेगा। सूखे के लिए अकाल और अनावृष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है जब कृषक वर्ग के लिए जो है भौम जल उपलब्ध ना हो, यानी कि जमीन से जब पानी ना मिल रहा हो तो हो सके तो भी इससे ना मतलब उपलब्ध बोला जा रहा प्रयोग, कहाँ पहुंच गए भाई, हाँ जब कृषक वर्ग के लिए भौम जल उपलब्ध ना हो सके तो भी सूखे की स्थिति हो जाती है, यानी जमीन से पानी नहीं आ रहा तब भी उनके लिए स्थिति खराब हो जाती है। तो मौसमी परिस्थितियों के कारण किसी भी क्षेत्र विशेष की फसलें 50% से भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो जाएगी और सरकार उस क्षेत्र को सूखा घोषित करती है, ठीक है। और सूखा का कारण क्या है, यानी सूखा क्यों पड़ता है, तो ये तो हमने जाना कि अभी भाई सूखा क्या होता है। अब सूखे के कारण जरा देखते हैं, सूखा क्या होता है। सूखा एकमात्र कारण वर्षा की कमी के वजह से होता है। तो सूखा क्यों पड़ रहा है, वर्षा की कमी के वजह से। आगे बात समझ में, देखिए तो ये चीज है। अभी हमारा एग्जाम जो है पास में ही है, ये तो सबको पता होगा, एग्जाम बिल्कुल पास में है। बहुत से बच्चे डाउट में हैं कि यार तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, है ना। देखिए आपके पास जो समय बचा हुआ है, कभी भी ये मत सोचना कि मुझे शॉर्टकट के पीछे भागना है। शॉर्टकट का कहने का मतलब क्या है, कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस हैं, अब आप सोचो कि छोटी छोटी मिल जाए मैं उसमें कवर कर लूँ, तो ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी चीज़ को क्लियर किया जाए तो उसमें टाइम लगता है। आ रही बात समझ में। तो शॉर्ट वीडियो में नहीं हो पा रहा है, ये सब मैं करके देख लिया मैंने पहले भी, नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है बड़ी वीडियोस बनानी पड़ती हैं और टाइम खिंच जाता है फिर उसमें। तो बहुत से बच्चे क्या हैं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, खोपड़ी खराब करके रख दिया बच्चों ने। क्यों, अब देखो अगर मेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाना ही होता तो मैं इतना सारा क्यों करवा रहा था अभी आप लोग को। आ रही बात समझ में। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो बस एक कहने की बात होती है। आप लोग जितना करवाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना तो उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। कम क्वेश्चन करके जाओगे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, पर एक्स्ट्रा करके जाओगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने की जो है वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो कि हाँ मेरे से भी बोलते हैं सर ये बता दो इतने कम क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ फिर साफ सीधी बात यही है कि आप जितने भी चैप्टर हैं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पूछे भी थे मेरे से सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। मैं बोलता हूँ सारा पढ़ो। क्यों, क्योंकि आपको अगर मान लो परसों भी एग्जाम है ना, अगर अभी भी ढंग से बैठ जाओगे ना पढ़ने के लिए तो भी क्लियर कर लोगे। इतना इजी तरीके से बता रखा है, हर वीडियो कम से कम 1-1 घंटे की है। आपका ये समझ लो 31 चैप्टर हैं, अभी तो मैं 18वां करवा रहा हूँ, धीरे धीरे सारा करवा दूंगा। अब ऐसी पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी है, तो अगर 1 घंटा या 45 मिनट की वीडियो है ना, आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वीडियो आराम से कंप्लीट कर दोगे अगर ढंग से बैठ गए तो। याद रखिएगा, तो ढंग से बैठना भी तो पड़ेगा, पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जब करोगे तभी तो होगा। और ना ऐसे तो हाँ सर हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, फिर तो हो गया, उसी के आस लगा के बैठे रहना, तब हो जाएगा एग्जाम आपका अच्छे से। इसलिए बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम निकाल के ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करो। टाइम बस तो ही ना करना, मेरे को भी करवाना हो तो मैं भी हवाबाजी कर देता, इसमें तो फिर क्या दिक्कत थी। तो ये चीज़ नहीं करना है, अच्छे से समझाना ताकि क्लियर हो जाए हर चीज़, बाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। क्यों, ये चीज़ ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो अच्छा मन शांत करके पढ़ना चाहिए तभी क्लियर हो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, है ना। देखो तो
इसीलिए टफ से टफ चीजें भी करने की सोचा करो, है ना। शॉर्टकट के पीछे भागो तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो ये चीज है। अब बोला जा रहा है इसमें कि सूखा का कारण क्या है, तो सूखे का एकमात्र कारण वर्षा की कमी है, ये चीज मैंने बताया। और लेकिन मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। लोगों ने जलाशयों, तालाबों, झीलों, जोहड़ों को पाट दिया है, यानी कि तालाब, झील वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। वनस्पति का आवरण नष्ट कर दिया है लोगों ने। आज वनस्पति के कारण वर्षा का जल भूमि में रिसता था, जमीन में जाता था। आज पेड़ ही नहीं है तो जमीन में कैसे जाएगा, जड़ें घिसती थी ना, आज पेड़ ही नहीं है, सब खत्म हो रहा है। तो उसके कारण मनुष्य ने लाखों की संख्या में नलकूप लगाकर, यानी जमीन से आज तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जमीन से पानी वाला बोरवेल लगा रखे हैं। भूमि जल के भंडारों को भी कम कर दिया है, सबके घर में आज टंकी है। आगे वजन में तो ये चीज है। उसके बाद है सूखे के दुष्परिणाम। सूखे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है वो बता रखा है यहाँ पे, देखिए। तो सूखे के दुष्परिणाम क्या है, तो सूखे के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाती है। सूखे प्यासे लोग त्राही कर उठते हैं। भूखमरी, कुपोषण और महामारियों से अकाल मौत होने लगती है और मजबूरन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर पलायन करना पड़ता है। पानी की कमी से फसलें सूख जाती हैं। मवेशी चारे पानी के आवास में मरने लगते हैं। खेती करने वाले लोगों का रोजगार छिन जाता है और भोजन, पानी, हरे चारे और रोजगार की तलाश में लोग गांव छोड़कर कच्चे कर बच्चों के साथ बहुत दूर अनिश्चित यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो यही चीज़ है, बच्चे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग परेशान, तो अपना घर बार छोड़ के सब लोग जो है वहाँ से निकल लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। चलिए उसके बाद यही बता रखा है सूखा पड़ने वाले। देखो सूखा तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये दे रखा है यहाँ पे सूखा प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र क्या होता है। तो सूखा पड़ने वाला जो क्षेत्र है ना वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे यहाँ दे रखा है कुछ ऊपर कश्मीर का हिस्सा हो गया, उनमें भी सूखा पड़ता है ना। देखिए कश्मीर का हिस्सा और राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं इधर। आ रही बात समझ में, रेगिस्तानी इलाके हैं। उधर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, बिहार का हो गया, नीचे उसके बाद मध्य प्रदेश का हो गया, है ना। इस साइड देखो महाराष्ट्र में भी काफी हिस्सा सूखा हुआ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका आ जाओ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वगैरह, इनमें भी, तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। चेन्नई इसमें नहीं है, जो है तमिलनाडु में नहीं है उतना, ठीक है। उसके उधर देखा जाए तो उड़ीसा के आपको निकट भी देखने को मिलेगा सूखा वगैरह, ठीक है। और आपको ये क्या नाम है, इन जगहों पे पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा। ये आपको बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, इधर बिहार में भी हो गया। तो ये काफी जगह सूखा बता रखा है। तो ये जो सूखा है, इस सूखा देखने को हमें मिल गया। देखिए प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र ये हो गए, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। ये मैप में भी साथ साथ हम लोग करते जाएंगे, तो ज्योग्राफी में मैप का भी फंडा खत्म हो जाएगा ना। देखिए तो भारत में भूस्खलन की स्थिति को बतलाएं, मानचित्र पर इसके प्रवण क्षेत्र को दर्शाएं। भारत के अंदर जो ये है, क्या नाम है, क्या भूस्खलन है ना, दोबारा आया है ये क्वेश्चन। तो ये मैप के हिसाब से मैं आप लोग को बता देता हूँ, हीरोइन बन जाओगे सब लोग, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए अगस्त और 1988 में पिथौरागढ़ के कैलाश जो है मानसरोवर पैदल पथ पर जो धार चूला से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लामारी के पास भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन में क्या होता है, पहाड़ ढह जाते हैं एक बार में, है ना। और जो है बूंदी और मालवा जो है मालपा के बीच जो है लामारी नामक स्थान पर आधी रात को भारी भूस्खलन से काली नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था और प्रवाह के रुकने से जो है करीब 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल हो गया था। यानी भूस्खलन की वजह से नदियों का मार्ग भी रुक जाता है और उधर से फिर दूसरी तरफ का पानी भरने लगेगा ना, वो रुकेगा तो ना, बहेगा तो ना, वो आगे उधर भर देगा। तो इसीलिए इस प्रकार बनी झील में जल जमा हो रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आए थके हारे यात्री इसी क्षेत्र में चैन की नींद सो रहे थे। इस दुर्घटना में 60 यात्री काल में ग्रास बन गए थे, यानी कि इसी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु वगैरह भी हुई थी। तो ये चीज हमें याद रखना है। भूस्खलन किन किन जगहों पर हुआ था, देखिए भूस्खलन सबसे ज्यादा आपका जो है यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपका भूस्खलन जो है ना, यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ दे रखा है
प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, तो आपका जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे तो खासकर भूस्खलन होता है, पहाड़ी इलाके है ना। इधर से कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी है, असम वगैरह का भी हिस्सा हो जाएगा, नीचे इधर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इधर मिजोरम है ना, इन जगहों पर भी भूस्खलन है। और तो बाकी राज्यों में तो भूस्खलन उतना है नहीं, भूस्खलन बाकी इनमें हो जाएगा। प्रमुख भूस्खलन प्रवण आपका जो है इधर इन राज्यों में भी भूस्खलन देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये कर्नाटका वगैरह में भी काफी भूस्खलन है, पहाड़ी इलाके है ना ये सब भी। चलिए, तो ये आपको कुछ याद रख लेना, ऊपर इधर हो गया, ये दो राज्य इधर हो गए, इधर के पूर्वोत्तर वाले राज्य हो गए, और नीचे ये जो है कर्नाटका वगैरह, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा भारत में भूकंप की आशंका वाले कौन कौन से जो है क्षेत्र हैं। भारत के अंदर भूकंप कहाँ कहाँ आता है, भूकंप के दौरान तथा बाद में कारणीय और अकारणीय कार्यों को, यानी कि जब भूकंप आता है ना, भागो भूकंप आ गया, तो उस टाइम क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, वो बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो भारत के अंदर की अगर हम बात करते हैं, भूकंप आ जाता है किन किन क्षेत्रों में, क्या है, तो देखिए जरा, तीव्र भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के विभिन्न जो है तीव्रताओं वाले क्षेत्र का मानचित्र बनाया है। इसका संबंधित संस्करण सन 2002 में प्रकाशित किया गया था। यानी जहां जहां ज्यादा भूकंप आता है तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वहां जो है इसको मानचित्र पर दिखाया है। भूकंपों को तीव्रता में, इसी के साथ मैप भी करते रहना आप लोग, इसलिए मैं करवा देता हूं साथ साथ, ठीक है। देखो, तो भिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी मैं बताऊंगा क्षेत्र 1, 2, 3 ये सारा। प्रत्येक क्षेत्र की तीव्रता और भूकंप से होने वाली हानियां इस प्रकार हैं। तो क्षेत्र सेकंड दे रखा है पहले इसमें, ठीक है। देखिए, तो इन जगहों पर भूकंप का ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए क्या दे रखा है, सभी को अनुभव, ऐसा क्षेत्र जैसे सभी को अनुभव होता है, अनेक लोग डरकर घर से बाहर भागते हैं, भारी फर्नीचर खिसक जाता है, फर्नीचर भी इधर उधर हो जाता है। ये बता रहा है कि कैसे कैसे भूकंप होते हैं। तो भारी फर्नीचर थोड़ा मोड़ा हिल जाएगा, दीवारों के प्लास्टर झड़ने लग जाते हैं, भूकंप आता है, चकड़। उसके बाद जो है चिमनियों में सामान्य दरारें विकसित हो जाती हैं। जो ऊपर पिलर जैसे खड़े होते हैं, पिलर जैसे वो चिमनी होती है, उनमें दरारें आ जाती हैं, डिस्को वाली, ठीक है। वो पहला ये वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र इसमें पहला दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर भागता है। अच्छे डिजाइन और मजबूत भवनों भूकंप रोधी में भी थोड़ी टूट फूट जाती है। जो बहुत ज्यादा महंगे घर हैं, जो बहुत ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, उनमें भी थोड़ा मोड़ा क्या होता है, चटक पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, मतलब तीसरे में आ जाएगा ये। सामान्य रूप से बने भवन, पुलों आदि में टूट फूट, जो सामान्य रूप से बने हुए हैं जैसे नॉर्मल घर होते हैं उसमें टूट फूट हो जाती है। खराब डिजाइन वाले और घटिया भवनों, पुलों आदि में काफी टूट फूट जाती है। जो कच्चे मकान होते हैं वो तो बिल्कुल ढह जाते हैं, उसमें जो है कोई नहीं बच पाता, चपा के एक बार में जो है सब उसी में दब जाते हैं। उसके बाद विशेष रूप से बने भवन, पुलों आदि में थोड़ी टूट फूट, सामान्य रूप से बने भवनों में बहुत टूट फूट, चिमनियां, खंबे, स्मारक, दीवारें जमीन पर गिर पड़ती हैं। और 5वें में बोल रखा है, अच्छी तरह की वैज्ञानिक तकनीक से बने पुलों, भवनों आदि को भारी नुकसान तथा नींव का खिसकना, धरातल में दरार और तीव्र भूकंपों में सब कुछ नष्ट हो जाता है। और दिल्ली और मुंबई अधिक खतरे वाले क्षेत्र होते हैं, जो चौथे में स्थित है। चौथे में क्या आता है, दिल्ली और मुंबई वाले आते हैं क्षेत्र। और संपूर्ण उत्तरी भारत, कच्छ जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात, उत्तराखंड, हिमालय और हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र होते हैं, जो संख्या 5 में आते हैं। जो सबसे खतरनाक है वो संख्या 5 में आएगा, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार भी भूकंपों में से अछूता नहीं है, यानी पठार वाले इलाके होते हैं वो भी भूकंप आते हैं उसमें। महाराष्ट्र राज्य की बात करें, वहीं पठार मिलेगा आपको ज्यादातर समुद्र किनारे। महाराष्ट्र राज्य के लाटूर 1993 में रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल होता है उस पर मापा जाता है, टिकट कितना आया है, कितने जो है इसका एपिक पॉइंट क्या था, सेंटर क्या था, पैमाने पर तीव्रता 6.4 जो है थी। और तथा कोयना 1967 में तीव्रता इसकी देखी गई थी 6.5 के। भूकंप इस बात के प्रमाण हैं
ठीक है, इस बात के भूकंप के दौरान तथा बाद में क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, करणीय और अकरणीय क्या काम करनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप के टाइम पे क्या काम करना चाहिए वो पहला बताना है। घर के अंदर बाहर तो मत भागिए, यानी घर के अंदर भाग रहे हो, भागो 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 भागो, भूकंप आ गया, ओए भागो भागो, घर के अंदर ही भाग रहे हो। हमारे जानते हो क्या होता है, हमारे जब भूकंप मतलब हमारे क्या सबका भूकंप आता है, भूकंप आता है तो हमारी गली के अंदर क्या होता है, लोग अब एक बात बताइए, घर से बाहर भागोगे तभी तो घर गिरेगा ही, यानी कि आजू बाजू वाले गली तो एक संकरी होती है गली, हमारा खुला इलाका नहीं है ना, शहरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और लोग जब भूकंप आता है गेट के बाहर झाँकते हैं, ओए तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, बोलेगा यार मैं तो खाना खा रहा था, और दूसरी वाली बोलेगी मैं तो बर्तन मांज रही थी, आप क्या कर रही थी। तो लोग बातें करना शुरू करते हैं, भूकंप का मजा लिया जाता है। हमारे भारत के अंदर ना एक से एक लोग हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी उसको मजाक में बदल देंगे। हमारे यहाँ कोरोना हुआ था, कोरोना में लोग थाली, मोदी जी ने बोला था थाली बजाओ, वो है ना ये सब करो, लोगों ने पटाखे जलाना शुरू कर दिए, बड़ा बड़ा थाल बजाना, ढूम ढूम थाल बजाना शुरू कर दिया, और लोग तो क्या करें रैली तक निकाल दिए थे। तो भारत के अंदर जो है ना इन चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। हाँ जब आन पड़ती है, सर पे आ जाती है बात, तब तो आती है दिक्कत। लेकिन यही है हमारा भारत, हर चीज़ को हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा भारत आज खुशहाल है। ठीक है, देखिए अपने परिवार को दरवाजों और मेजों के नीचे कीजिए, जल्दी जल्दी, जो मजबूत फर्नीचर हो उसके नीचे भेज दो, लड़का वैका जितने भी है सबको भेज दो, पलंग पर लेटे व्यक्ति को पलंग के नीचे भेज दो, ओए जल्दी उठ भाग भाग नीचे भाग, वो बेड के नीचे चला जाएगा, और मान लो बेड का इतना कम है बेचारा, वो तो अड़स जाएगा, उसी में दब जाएगा। तो ये चीज, खिड़कियों और चिमनियों से दूर हो जाओ, बिल्कुल कांच वाँच टूटने लग जाएगा, क्योंकि ये काम करने चाहिए आपको। उसके बाद कहाँ चले गए हम, और उसके बाद देखिए घर के बाहर बोला जा रहा है, घर के बाहर क्या काम करना चाहिए, भवनों और ऊंची दीवारों, बिजली के झूलते तारों से दूर रहो, वरना खंभा वंबा गिरेगा, अचानक चटचटा जाओगे। तो क्षतिग्रस्त भवनों में दोबारा मत जाइए, जहां भसक गई दीवार तो वहां दोबारा मत जाओ, हल्का सा भूकंप आएगा तो पूरा ही गिर जाएगा। वाहन चलाते समय अगर भूकंप आ रहा है, अगर कार या बस में यात्रा करते हो तो उस टाइम पे भूकंप के झटके महसूस होने लगे तो ड्राइवर को वाहन रोकने के लिए कहिए, उसको तुरंत बोल दो रोक दे भाई रोक दे, ओ अंकल बस रोको जल्दी से। हाँ उसके बाहर खड़े हो जाओ या अंदर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस थोड़ी ना गिर जाएगी, ये चीज़ है। उसके बाद वाहन में ही बैठे रहिए, बाहर मत निकलो, ठीक है। और तत्काल करने योग्य कार्य, यानी घर की तुरंत करने वाले, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, आप थोड़ी ना कि हम पता नहीं क्या पूरी प्लानिंग के साथ हाँ फर्नीचर ढूंढो, जहां जगह मिल रही है वहीं घुस जाओ। फर्नीचर कोई मजबूत है, सोफा है ना घर में, उसके नीचे, ये नहीं कि गद्दे वाला सोफा है तो वो उसी के नीचे, वो तो बिल्कुल धंस जाएगा। मजबूत टेबल हो, बिल्कुल हैवी हो, उसके नीचे जाओ। घर की सभी आग बुझा दीजिए, घर की सभी आग यानी जो चूल्हा वूल्हा चल रहा है उसको सब बुझा दो, और बिजली के सभी उपकरण बंद कर दो जल्दी जल्दी। एमसीबी गिरा दो, इसलिए एमसीबी जरूरी होती है, आ रही है समझ में। यदि संभव हो तो घर से बाहर निकल कर खुली जगह पर चले जाइए, ठीक है। अगर संभव हो तो घर के बाहर खुली जगह पर चले जाओ, जो बड़ी इमारत, पेड़, ठीक है, बोला जा रहा है जो घर बड़ी इमारत, पेड़, बिजली के तारों से दूर हो जाओ। गैस बुझाने के बाद यदि गैस के रिसाव का पता चले तो घर से बाहर भाग जाओ, और पानी बचाइए, और सभी आपातकालीन बर्तन भर लीजिए। पानी को बचाने के सभी बर्तन भर लो। पालतू और घरेलू जीव जंतुओं, कुत्ता बिल्ली और पशुओं को जो है बंद मुक्त कर लो। ये नहीं कि अरे बाढ़ आ गया भागो भागो भागो, नहीं ये क्या था, भूकंप था ना, अरे भूकंप आ गया भागो भागो। अब पता चले अरे अंकल हमारे तो जो भैंस उसी में रह गई, उसको बेचारी को उसी में छोड़ के भाग गए, अरे भाई उसको भी तो खोल दो, वो भी तो बचेगी, भाग जाएगी, वरना उसी में चपा के रह जाएगी वो भी। तो इसीलिए बोला जाता है कुत्ता हो बिल्ली हो कुछ भी हो, भाग रहे हो आप साथ साथ उनको भी लेकर जाओ, हाँ मेरा कुकुर आ गया, है ना, ऐसे ऐसे लेके उनको भागना। ये नहीं कि उनको छोड़ दूं, बेचारे वो भी तो जान जीव हैं, है ना, उनको भी तो बचाना है। अब तुम भाग जा रहे हो, बेचारे उसी में रह जा रहे हैं, तो ये तो गलत होता है। आगे बात समझो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आया देखिए भूकंप के क्षेत्र, मैंने अभी आपको बताए थे। देखिए भूकंप क्या है, तो भारत के अंदर भूकंप क्षेत्र क्या है, तो ये पूछ 5 के अंदर बड़ी भयंकर, 5वें नंबर पे बहुत भयंकर वो था भूकंप का, वो था भूकंप का क्षेत्र था, केंद्र था, यानी कि जो 5 नंबर पे था। देखिए इधर से कश्मीर का हिस्सा आ गया, नीचे ये जो है हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, इधर से आपका उत्तराखंड हो गया इन जगहों पर, और इधर बात आता है हमारे इस में भी आता है ना,
और सिक्किम वगैरह में तो इतना तो नहीं है उसमें। बाकी अरुणाचल प्रदेश और इन चीज़ में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है, बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा भूकंप का जो है देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी है लेकिन कम लेवल पर आता है, इधर तो है कम मात्रा में है। ठीक है, नीचे ये दिखा रखा है, देखिए ये सेकंड नंबर पे है ऐसे ऐसे लाइन वाले, ये जो इसमें कम है खतरा, तीसरे पे बिल्कुल कम है खतरा। ठीक है, जो तीसरे पे है जैसे इन क्षेत्रों में इसमें कम खतरा होगा थोड़ा सा, और चौथे में क्या है, चौथे वाला जो है ये हो गया जो बिल्कुल संकरी है, वो उसमें ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा खतरा पांचवें में होगा जो कोयला कोयला काला काला दिख रहा है, इनमें बड़ा खतरा होगा। तो इसमें लोग क्या हो जाएंगे, इसमें हीरोइन बन सकते हैं, मतलब काफ़ी डर है इनमें। ठीक है, तो ये ऊपर वाले राज्य हैं, इनमें आपको जो है ध्यान में रखना होगा। आगे बस समझ में, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये भूकंप के मैंने कुछ क्षेत्र बता दिया आपको। अब आ जाता है चक्रवात किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवात किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए चक्रवात क्या है, तो चक्रवात किसे कहते हैं, ये भारत में कब कब तथा कहां कहां आते हैं, चक्रवातों द्वारा किस प्रकार का महाविनाश होता है। तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं और इनमें केंद्र का बोल रखा है, इनमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, नतीजन परिधि के केंद्र की ओर पवन चलने लगती है और चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध, ध्यान सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध ऊपर होता है, यहाँ आप पूरे विश्व की बात हो रही है अभी, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां यानी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे, अभी मैं दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा। तो और विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल चलता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, है ना, देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉक यानी कि ऐसे ऐसे, है ना, ये चिल चलता है, वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है, ये उत्तर में है ये और ये दक्षिण में है, दक्षिण में ऐसे ऐसे और ये इधर क्लॉकवाइज। और इसके अनुरूप होती है स्थिति और भौतिक गुणों की दृष्टि से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय। कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ही चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की चर्चा नहीं करेंगे, हम उतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे करेंगे और उनके लिए केवल जो है चक्रवात शब्द का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब मौसम विज्ञान की शब्दावली में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अवदाब या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को केवल चक्रवात ही कहा जाता है। इसलिए चक्रवात अत्यंत निम्न वायु दाब का लगभग वृत्ताकार। देखिए चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, मान लीजिए किसी स्थान की जो वायु है बिल्कुल गर्म है, ठीक है, तो वो गर्म वाली हवा ऊपर उठने लगेगी, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, तो वहां ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है, ठंडी हवा का यानी लो प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे, तो हाई प्रेशर बनाने के लिए यहाँ कोशिश की जाएगी, तो हाई प्रेशर वाली हवाएं जो है इसमें भरेंगी और जब भरेंगी तो काफी भयंकर चक्रवात आने का जो है संभावना बढ़ जाता है। तो चक्रवात अत्यंत निम्न वायुदाब, कम वायुदाब का लगभग वृत्ताकार तूफानी केंद्र है, यानी निम्न वायुदाब उठने लग जाता है, जब उठने लगेगा तो बहुत तेज हल्की हो जाती है ना हवा, जब हल्की हो जाती है, गर्मियों में देखा होगा ना ज्यादातर आप चक्रवात आता है, गर्मियों में देखोगे तो हल्की हवा हो जाती है, तो गली गली में कोने कोने में भी कूड़ा गोल गोल घूमने लग जाता है, देखा होगा, छोटे मोटे होते हैं। बाकी यहाँ बहुत बड़े बड़े समुद्र में तो बहुत भयंकर तूफान आते हैं। तो यही बोल रखा है कि प्रचंड वेग से चलती है हवाएं फिर, और चक्रधार होती हैं और मूसलाधार वर्षा भी करती हैं साथ साथ, जब ज्यादा बड़े चक्रवात होते हैं, जब वो लेकर जाता है समुद्र से। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचारण में चक्रवात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक पूर्ण विकसित चक्रवात मात्र 1 घंटे में 3 अरब 50 करोड़ टन कोष्ण आर्द्र मतलब नमी वायु को साथ साथ अपने ले जाकर और बरसा देती है, और लोगों का पूरा घर मकान सब कुछ नष्ट हो जाता है, लोग बिल्कुल हीरोइन बन जाते हैं यहाँ पे। आगे बात समझना, तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए तो इसमें बोल रखा है और क्या क्या दे रखा है, देखिए चक्रवात कब और कब कब आते हैं, तो बोल रखा है इसमें चक्रवात कब कब आते हैं। तो चक्रवात एक ऐसी परिघटना है जो वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। भारत में अधिकतर चक्रवात, अब भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर अधिकतर चक्रवात मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर में, मानसून वाला चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था, आप लोग जाकर बढ़िया तरीके से नाच सकते हो, ठीक है। तो मानसून चक्रवात मानसून के बाद अक्टूबर दिसंबर या मानसून से पहले अप्रैल या मई में आते हैं, ये समय आपको याद रखना है। अक्टूबर से दिसंबर के बाद आ सकते हैं या अप्रैल मई के पहले आ सकते हैं। तो सामान्यतः चक्रवात की जीवन अवधि 7 से 14 दिन की होती है। 7 से 14 दिन तक क्या चलता है आपका जो है ये चलता है चक्रवात, ठीक है।
उसके बाद क्या है, चक्रवात का संचालन क्या होता है, कैसे चलता है चक्रवात। तो चक्रवात में बाहर उच्च वायुदाब, यानी बाहर तो हाई प्रेशर रहेगा लेकिन अंदर क्या है, निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर, यानी कि बाहर से हवा अंदर की तरफ भागेगी। बाहर से हवा क्या भाग रही है, बाहर से हवा अंदर की तरफ भागेगी, इसलिए देखा होगा ऐसे होते हैं चक्रवात, है ना, ये ऐसे गोल 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 गोल, है ना, ये सब ऐसे ऐसे जाता है, देखो बिल्कुल बिल्कुल सुंडाकार। इसके साथ साथ ही चक्रवात का पूरा तंत्र बंगाल की खाड़ी में और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम की, अभी मैप दिखाता हूं आप लोग को, दिशा की ओर पश्चिम दिशा 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और बड़ा ही भयंकर जो है चक्रवात बनता है। आगे बात समझ में, इतना क्लियर रखना। उसके बाद देखिए चक्रवात का कुछ यहाँ पे मैप दे रखा है, जैसे मैंने अभी बताया था बंगाल की खाड़ी से चलता है ये, तो बंगाल की खाड़ी से चलेगा, यहीं से सबसे ज्यादा चक्रवात देख लो, यही चक्रवात है। हालांकि इस तरफ भी चक्रवात बनेगा, अरब सागर का चक्रवात यहाँ बनता है, जो मध्य प्रदेश की जो है, सॉरी महाराष्ट्र की जो ये है, इस सीमाओं पर क्षति पहुंचाता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी तो भाई पूछो मत, ये कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा, उड़ीसा में 1999 के टाइम पर बताया था, उड़ीसा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये हमें बताना है, कुछ ऊपर के इलाकों में भी आता है। देखो अब यहाँ पे आ रहा है, उड़ीसा में आया चक्रवात अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बना था। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो यहाँ पे दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस हिस्से में जो है बंगाल की खाड़ी से, देखो दिख रहा ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इधर जो है चक्रवात बना बंगाल खाड़ी में, और उड़ीसा को जो है क्षति पहुंचा दिया। बेचारा उड़ीसा के लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे 1999 में। देखो 28 अक्टूबर कई दिन बाद 28 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा पहुंच गया था, और जिस तरह एक लट्टू अपनी कील, लट्टू जो होता है अपनी कील पर चक्रवात चक्र का खाते होते हो जाता है, किसी एक दिशा इसी दिशा में आगे सरकता है, इसी दिशा में आगे सरकता है, उसी तरह चक्रवात भी आगे बढ़ता रहता है लट्टू की तरह, डुगुर 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 डुगुर, और समुद्रों के ऊपर पैदा होकर चक्रवात स्थल पर पहुंचकर विघटित हो जाता है। समुद्र में तो बनता है और जमीन पर चला जाता है। कहाँ कहाँ आते हैं भारत के अंदर चक्रवात, तो भारत के अंदर सबसे अधिक चक्रवात पूर्वी तट यानी कि इस हिस्से में देखो पूर्वी तट, ये पूर्वी है ये पश्चिम है, तो पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखो हर जगह इनमें चक्रवात है, बस यहाँ पे गोवा के अंदर हो गया इन जगह, गोवा में भी आता है चक्रवात, बिल्कुल डांस वाला चक्रवात। आगे बस समझ में ये चीज हमें याद रखना। तो देखिए बोल रखा है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम तट, अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, और विपदा को सबसे अधिक झेलने वाला पश्चिमी तट का राज्य गुजरात है। जैसे कि अब देखिए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, गुजरात अगर अरब सागर से उत्पन्न हो रहा है, अगर अरब सागर से चक्रवात उत्पन्न हो रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचाएगा, तो वो गुजरात में पहुंचा देगा। अरब सागर का चक्रवात सब पूछेगा, अरब सागर का चक्रवात कहाँ नुकसान पहुंचाता है, तो गुजरात में। उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी का, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा नुकसान, फिर उधर आपका जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर जो है तमिलनाडु में, इधर जो है केरला में, उसमें कर्नाटका में भी घुस जाएगा, ऊपर गोवा में भी हिलोरी मचा देगा, ये चीजें, ठीक है। उसको ऊपर में उतना नहीं आता है, यही बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होता है चक्रवात का प्रवण, ये बता दिया मैंने, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। तो 1999 में उड़ीसा में आया था ये चीज, तो महाराष्ट्र में भी आया था, वही मैंने बताया, उस हिस्से का हिस्सा पूरब में तो इधर हो गया, पश्चिम उधर हो गया, तो जो बताया था मैप में चक्रवातों द्वारा महाविध्वंस, तो वही बता देना कि इसमें कितनी कितनी हानि होती है। 15 से 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है ये बिल्कुल खत्म करके रख देता है, ये आप लोग पढ़ लेना जो मैंने अभी बताया था। इतने ज़्यादा लोग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर था समाप्त। आई थिंक सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बस चक्रवात है, ये वो बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो आई होप सबको इजी लगा होगा ये चैप्टर, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दो, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दें, है ना, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी एनआईवीएस की पढ़ाई, फिर बाद में जो है ग्रेजुएशन भी करवाया जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े और सब लोग जो है एक परिवार बनाओ। साइमन क्लास का एक पूरा फैमिली होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जल्दी जल्दी करवा दूंगा, 19वां चैप्टर कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।